हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में सेंट्रल बैंक के डेफिनेशन और सेंट्रल बैंक के फंक्शन इन टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और ये टॉपिक जो है वो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक की कि सेंट्रल बैंक क्या होता है। सेंट्रल बैंक को बोला जाता है अपेक्स बैंक। अपेक्स का मतलब होता है हेड ऑफ द बैंक। सेंट्रल बैंक को जो है अपेक्स बैंक यानी हेड बोला जाता है। किसका? पूरे बैंकिंग सिस्टम का ये हेड है। यानी सेंट्रल बैंक पूरे बैंकिंग सिस्टम को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इंडिया में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, सारे बैंक्स को यानी पूरे बैंकिंग सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक। और इसको कैसा बैंक बोला जाता है? अपेक्स बैंक। दूसरा, सेंट्रल बैंक ही एक ऐसी सोल एजेंसी है जो नोट को इशू करती है। यानी सेंट्रल बैंक ही इकलौती एक ऐसी एजेंसी है जो नोट को इशू करती है। और सेंट्रल बैंक जो है वो सारी करेंसी नोट को इशू करती है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल बैंक जो है वो सारी करेंसी नोट को इशू करती है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। ठीक है। एंड थर्ड, सेंट्रल बैंक पूरे क्या करती है? सेंट्रल बैंक पूरी इकॉनमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन में सेंट्रल बैंक डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, जब आप पढ़ोगे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, इन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके सेंट्रल बैंक इकॉनमी के अंदर मनी सप्लाई को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? RBI। और RBI की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। तो सेंट्रल बैंक कैसा बैंक है? अपेक्स बैंक है। सेंट्रल बैंक क्या करता है? पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है। और सेंट्रल बैंक एक ऐसी सोल एजेंसी है जो नोट्स को इशू करती है। और सेंट्रल बैंक सारी नोट्स को इशू करता है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। ठीक है। और सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। कैसे करता है? डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके। ठीक है। और इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? तो इंडिया का सेंट्रल बैंक है RBI। और RBI की फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है मुंबई में। कुछ छोटे छोटे बेसिक फैक्ट्स है जो यहाँ से पूछ लिए जाते हैं 1 मार्क्स में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है। और RBI इंडिया में कब आया? तो RBI इंडिया में आया 1935 में। कब आया? 1935 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक कि सेंट्रल बैंक के फंक्शन क्या क्या है। तो सेंट्रल बैंक का पहला फंक्शन है बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। सेंट्रल बैंक का पहला फंक्शन क्या है? बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। यानी सेंट्रल बैंक के पास एक एक्सक्लूसिव पावर है कि वो नोट्स को क्या कर सकती है? इशू कर सकती है। ठीक है। और इंडिया में सेंट्रल बैंक जो है सारी करेंसी नोट को इशू करता है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। समझ में आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल बैंक सारी करेंसी नोट को इशू करता है सिर्फ और सिर्फ 1 रुपी नोट को छोड़ के। ठीक है। और वो 1 रुपी नोट कौन इशू करता है? 1 रुपी नोट जो इशू करता है वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है जहाँ पे पूछा जाता है कि सारे कॉइन्स और 1 रुपी नोट वो कौन प्रिंट करता है, वो कौन इशू करता है? तो आप बोलोगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो सेंट्रल बैंक का पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या था? नोट्स को इशू करना। ठीक है। सेकेंड फंक्शन, बैंकर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक जो है वो बैंकर टू द गवर्नमेंट है। कैसे? सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के सारे अकाउंट्स को क्या करता है? मैनेज करता है। गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स है जहाँ पर उनके डेट हो गए, जो वो बोरिंग्स कर रहे हैं, जो वो एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं, जो इनकम हो रही है, उन सारे अकाउंट को कौन मैनेज करता है? हमारा RBI यानी सेंट्रल बैंक। सेकेंड, सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट के लिए एज अ एजेंट काम करता है। कैसे एजेंट काम करता है? क्योंकि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को ख़रीदता और बेचता है। यानी सेंट्रल बैंक जो है गवर्नमेंट के बिहाफ पे उनकी सिक्योरिटीज़ को ख़रीदता और बेचता है। एंड सेंट्रल बैंक जो है एज ए एडवाइज़र भी काम करते हैं। देखो आपको पता ही है कि इंडिया में गवर्नमेंट हमेशा डेफिसिट को ही फेस करता है। तो जब भी गवर्नमेंट कोई डेफिसिट, कोई डेट को फेस करता है, यानी जहाँ पे उसके बोरिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जहाँ पे वो इंटरेस्ट गवर्नमेंट ज़्यादा पे कर रहा होता है, तो उस केस में गवर्नमेंट जो है वो क्या उस केस में सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि आप ये पॉलिसीज़ को अडॉप्ट कर सकते हो और इन चीज़ों को टैकल कर सकते हो। ठीक है। तो सेंट्रल बैंक का दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ये गवर्नमेंट के लिए एज अ बैंकर है, एज अ एजेंट और एज अ एडवाइज़र काम करता है।
थर्ड फंक्शन हो गया बैंकर्स बैंक। सेंट्रल बैंक जो है वो बैंकर्स बैंक है, यानी बैंकों का भी बैंक है, क्योंकि सेंट्रल बैंक जो है सारे कमर्शियल बैंक को क्या करता है, उनको रेगुलेट करता है, उनको कंट्रोल करता है, उनको इंस्ट्रक्ट करता है, उनको टाइम टू टाइम सुपरवाइज करता है। ठीक है, सारे कमर्शियल बैंक का डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, जब उनको लोन की रिक्वायरमेंट, उनको लोन प्रोवाइड करना, तो कौन कर रहा है ये सारा, सेंट्रल बैंक। यानी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को के लिए भी बैंकर की तरह काम करते हैं, क्योंकि उन कमर्शियल बैंक्स को डिपॉजिट्स लेना, उनको लोन देना, सुपरवाइज करना, इंस्ट्रक्ट करना, कंट्रोल रेगुलेट कौन कर रहा है, सेंट्रल बैंक। तो थर्ड फंक्शन हो गया बैंकर्स बैंक। फोर्थ फंक्शन है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, यहाँ से बार बार 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा यही बोलता है कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट फंक्शन को एक्सप्लेन करो। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है कि अगर कमर्शियल बैंक को कहीं से भी फाइनेंशियल एकोमोडेशन नहीं मिल पाती है, तो उस केस में वो लास्ट रिजॉर्ट किसको अप्रोच कर सकता है, सेंट्रल बैंक को। यानी अगर कमर्शियल बैंक को कहीं से भी कोई भी फाइनेंशियल एकोमोडेशन नहीं मिल पाती है, तो उस केस में वो सेंट्रल बैंक को एज अ लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट ऑप्शन क्या कर सकता है, अप्रोच कर सकता है। तो उस केस में सेंट्रल बैंक क्या करेगा, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, ऑब्वियसली देखो इमरजेंसी की सिचुएशन है कमर्शियल बैंक के लिए, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, कमर्शियल बैंक को लोन, एडवांस में लोन प्रोवाइड कर देगा और उसके बदले क्या करेगा, सिक्योरिटी रखवाएगा। समझ आया, यानी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज़ रखवा लेगा और उसके बदले उनको लोन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक यहाँ पे क्या कर रहा है, इमरजेंसी के केस में कमर्शियल बैंक को क्या कर रहा है, लोन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो सही तरीके से काम करे, कोई सेटबैक ना हो और हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा स्टेबल रहे और स्मूथली काम करे। ठीक है, तो चौथा फंक्शन सेंट्रल बैंक का क्या है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। फिफ्थ फंक्शन होगा कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी, यानी रुपी के अलावा जितनी भी करेंसी हमारे लिए क्या है, फॉरेन करेंसी, चाहे वो डॉलर हो गया, चाहे वो येन हो गया, चाहे ये मार्क हो गया, ये सारी कैसी है, फॉरेन करेंसी यानी फॉरेन एक्सचेंज। तो उन फॉरेन एक्सचेंज को देखना, उनको कस्टडी, उन पर नज़र रखना किसका काम होता है, सेंट्रल बैंक का। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर सेंट्रल बैंक देखती है कि कितनी फॉरेन करेंसी जो है वो बाय हो रही है, कितनी फॉरेन करेंसी को सेल बेचा जा रहा है, ताकि इकोनॉमी में एक्सचेंज रेट क्या रहे, स्टेबल है। एक्सचेंज रेट स्टेबल होने का मतलब क्या है, आपको पता है, जैसे मान लो हम बात करते हैं कि $1 जो है इंडिया में 70 रुपीज़ है, तो हमारा एक्सचेंज रेट होता है। इस एक्सचेंज रेट को मेंटेन रखने के लिए, इसको स्टेबल रखने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी फॉरेन करेंसी यानी फॉरेन एक्सचेंज पर नज़र रखती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिफ्थ फंक्शन हो गया कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सिक्स्थ फंक्शन हो गया क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब देखो क्या होता है, मान लो एक ए है और एक, मान लो बी और ए है। ठीक है, बी जो है उसको बेसिकली चेक रिसीव होता है मान लो 10,000 का, ए है उसको रिसीव होता है चेक मान लो 15,000 का। तो ये क्या करेगा, अपने बैंक में जाके उस चेक को डिपॉजिट कराएगा या अपने बैंक में जाके चेक को डिपॉजिट कराएगा। और इन दोनों पर्सन के बैंक कहाँ होंगे, और इन दोनों का मतलब इन दोनों का जो अकाउंट होगा वो उनके बैंक में, और उनका बैंक जो है वो किससे रिलेटेड है, आरबीआई से रिलेटेड है। तो आरबीआई क्या कर रही है, उन दोनों कमर्शियल बैंक, वो तो दोनों कमर्शियल बैंक जो है उनका अकाउंट कहाँ पे है, सेंट्रल बैंक के पास है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में सेंट्रल बैंक ने क्या करा, जो कैश ट्रांसफ़र है उसको क्या कर दिया, रोक दिया, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजेक्शन कैसे हो रही है, ऑनलाइन मोड में ट्रांजेक्शन हो रही है। यानी समझ में आया, यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन को रोक करके सीधा क्या हो गया, पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। तो सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है कि जो बैंक्स के बीच में कैश ट्रांसफ़र होता है उसको कम किया जाए, कैश रिक्वायरमेंट को कम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो। सेवेंथ फंक्शन होता है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, यानी सेंट्रल बैंक का इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, क्रेडिट को कंट्रोल करना, यानी मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। ठीक है, और सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करती है, 2 तरीके से। इन्फ्लेशन, देखो 2 ही चीज़ें होती है इकोनॉमी में, या तो इन्फ्लेशन होगा या डिफ्लेशन होगा। जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है तो उस केस में सेंट्रल बैंक क्या करती है, मनी सप्लाई को कम करती है। मनी सप्लाई देखो कम होगी, जब मनी सप्लाई कम होगी तो पब्लिक के पास पैसा क्या होगा, कम होगा। पब्लिक के पास पैसा कम होगा तो पब्लिक डिमांड कम करेगी, डिमांड कम होगा तो प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। ठीक है, तो यानी इन्फ्लेशन के केस में सेंट्रल बैंक क्या करती है, मनी सप्लाई को कम कर देती है। और अगर डिफ्लेशन होता है तो उस केस में सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को बढ़ा देती है।
तो इस तरीके से सेंट्रल बैंक क्या करती है, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। कैसे करती है? मनी सप्लाई को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके उसको रेगुलेट किया जाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। इस वीडियो में हमने सेंट्रल बैंक और सेंट्रल बैंक के फंक्शन को डिटेल में डिस्कस किया है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।